बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भर्ती किसे कहते हैं और भर्ती के कौन कौन से स्रोत होते हैं और इन्हीं दोनों स्रोत के क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकते हैं, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। यह हमारा बीएसटी क्लास 12 का नियुक्तिकरण का छठा चैप्टर है जिसमें हम भर्ती का अध्ययन करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि भर्ती क्या होती है। आपको पता होगा कि भाई संस्था में जितने रिक्त पद होते हैं उनके लिए उपयुक्त पदों की खोज की जाती है और खोजने के लिए हम जितने भी आवेदक है उनको प्रेरित करते हैं कि आप अप्लाई करो। वो प्रोसेस कौन सी होती है? भर्ती होती है। भर्ती कौन सी प्रक्रिया? एक सकारात्मक प्रक्रिया है। तो देखना इसकी परिभाषा के अंदर, भर्ती का अभिप्राय भविष्य में कर्मचारी की खोज करने से हम संस्था में जितने भी रिक्त पद है उनके लिए लोगों की खोज करेंगे, उन्हें रिक्त पद के स्थानों के लिए आवेदन पत्र देने के लिए करेंगे, प्रेरित करें। भर्ती कौन सी क्रिया है? सकारात्मक क्रिया है जो लोगों को आकर्षित करती है कि पदों के लिए आवेदन पत्र दें। जितनी ज्यादा संख्या में व्यक्ति आएंगे उतनी ही संभावना है कि संस्था में योग्य कर्मचारी मिल सकेंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है भर्ती का। अब बात करते हैं कि भर्ती के कौन कौन से स्रोत होते हैं। काफी बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि भर्ती के ये कौन सा बाह्य स्रोत है या आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत वो होता है जो संस्था के अंदर से ही अपन भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, किसी बाहर पर्सन को अपन बुला नहीं रहे हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई? आंतरिक स्रोत हुआ। ये कौन सा स्रोत हुआ? आंतरिक। जब अपन किसी बाहर संस्था से लेकर आ रहे हैं या संस्था के बाहर से किसी लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये सारे स्रोत कौन से हो गए? ये सारे स्रोत बाह्य स्रोत हो गए। देखना, पहले दो स्रोत होते हैं। पहला होता है आंतरिक स्रोत, दूसरा होता है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में सबसे पहले स्थानांतरण आएगा, यानी कि ट्रांसफर करके आप भर्ती को पूरा कर सकते हो। दूसरा, किसी को प्रमोशन देकर भी आप क्या कर सकते हो? भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। बाह्य स्रोत में बहुत सारे हैं जिसमें आएगा प्रत्यक्ष भर्ती, प्रतीक्षा सूची, रोजगार कार्यालय, विज्ञापन, एजेंसी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा, कर्मचारी द्वारा जो रेफरेंस है, अनुशंसा द्वारा, जॉबर्स और ठेकेदार के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, वेब प्रसारण यानी अपनी वेबसाइट पर शो करके भी हम भर्ती की प्रक्रिया करवा सकते हैं। तो भर्ती के बेसिकली दो स्रोत होते हैं, पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक में केवल दो आते हैं, एक तो आप उसका ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरा आप उसको प्रमोशन कर सकते हो। देखना, एक एक को पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले बात होती है आंतरिक स्रोत। जब संस्था के अंदर से कर्मचारियों में से विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाती है तो आंतरिक स्रोत कहलाता है। भाई अपन कहीं बाहर गए नहीं, संस्था के अंदर से अपन भर्ती पूरी कर रहे हैं, तो ये कौन सा स्रोत हुआ? आंतरिक स्रोत हुआ। अब बात करते हैं आंतरिक स्रोत के अंदर ट्रांसफर। ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है कि भाई प्रोडक्शन में 10 लोग काम कर रहे हैं जबकि सेल्स में 6 लोग काम कर रहे हैं। सेल्स में 2 जिनों की ज्यादा आवश्यकता आ गई, रिक्त पद आ गए, जबकि एक्सेस लगा रखे थे हमने, ज्यादा पद थे वहां पर। कहां पर? प्रोडक्शन में। तो वहां से लगाकर उसका ट्रांसफर कहां कर दिया अपन ने? सेल्स डिपार्टमेंट में कर दिया। इसके थ्रू भी क्या हो सकती है? भर्ती पूरी हो सकती है। संस्था में किसी, देखना अब स्थानांतरण को देखना। संस्था में किसी एक कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य में भेज दिया जाता है या एक विभाग से हटाकर दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है तो उसे अपन स्थानांतरण कहते हैं। इसके द्वारा कर्मचारी के कर्तव्य, उत्तरदायित्व या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु आवश्यकता नहीं है कि वेतन में भी कोई बढ़ोतरी हो। भाई देखो, उसके कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कार्य स्थिति में परिवर्तन आता है, जरूरी नहीं, बट उसके वेतन में भी बदलाव हो। वेतन में बदलाव हो ये जरूरी नहीं है। स्थानांतरण का प्रयोग कर्मचारी को विभिन्न कार्यों को सिखाने के लिए भी किया जाता है। भाई आप टाइपिंग का काम सीख गए तो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट डाल दिया, अकाउंट्स का सीख गए सेल्स में डाला, सेल्स से हटाकर आपको मार्केटिंग में डाला, इससे आपने सारे काम सीख लिए। तो स्थानांतरण कर्मचारी को विभिन्न कार्य सीखने का भी मौका देता है। अगला आता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? देखो, नीचे पद से लगाकर आपको ऊंचे पद पे ट्रांसफर करना, ऊंचे पद पर आपको भेजना, जिसमें आपके वेतन, कर्तव्य, दायित्व, उत्तरदायित्व सब बदलाव होंगे, वेतन भी बढ़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रमोशन कहते हैं।
पदोन्नति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी को अच्छा वेतन, अच्छा स्तर भी मिलेगा, अच्छे अवसर भी मिलेंगे, अच्छी प्रतिष्ठा भी मिलेगी, अच्छे कार्य वातावरण भी मिलेगा, अधिक उत्तरदायित्व मिलेगा, अच्छी सुविधा भी मिलेगी। उच्च पदों को भरने के लिए किया जाता है ये। उच्च पद जो खाली पड़े हैं उसको निम्न पद से हटाकर अपन उसको पदोन्नति कर देते हैं। पदोन्नति हमेशा कौन सी होती है? ऊर्ध्वाकार है। ऊर्ध्वाकार यानी ऊपर की ओर ट्रांसफर होता है यहाँ पर। आगे बात करेंगे बाह्य स्रोत की। पहले आंतरिक स्रोत के हम कुछ लाभ और दोष पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला आता है इसके लाभ। बढ़ने का सस्ता स्रोत है, इसमें लागत कम आती है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप संस्था के अंदर से ही कर रहे हो। तो सबसे बड़ा इसका स्रोत है, लागत कम आती है, सस्ती प्रक्रिया है, कम खर्चीली है। इससे कर्मचारी के कार्य निष्पादन में भी सुधार के लिए अभिप्रेरित होते हैं। अभी कर्मचारी को लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा प्रमोशन हो सकता है, तो वो अपने कार्य बहुत अच्छे से करेगा। कार्य बहुत अच्छे से करेगा तो वो मोटिवेट होगा। इससे बढ़ती के आंतरिक स्रोत से कर्मचारी हमेशा क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। ये अनुस्थापन को भी क्या करती है? सरल करती है। मैंने आपको पढ़ाया था अनुस्थापन क्या होता है। जब आप कर्मचारी को मेल मिलाप करा रहे हो आपस में, भाई कोई भी नया कर्मचारी आता है संस्था में, आप उसको मिलाते अपने मैनेजर से, सुपरवाइजर से, इनसे अपन इंट्रोडक्शन नहीं करवाते हैं वो चीज। तो इसमें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आंतरिक ही कर्मचारी है, अंदर से आप उसकी पूर्ति कर रहे हो। तो इसमें आपको अनुस्थापन की प्रक्रिया सरल होगी। उन्हें प्रवेश में स्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उसको छोटी मोटी ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप अंदर से ही कर रहे हो सारा प्रशिक्षण। उन्हें लो लेवल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसको बेसिक आपने ट्रेनिंग पहले ही दे रखी है, इसलिए उन्हें स्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके कुछ दोष हैं, दोष का अपन अध्ययन करते हैं। पहला, नई प्रतिभाओं कि संस्था में प्रवेश के अवसर कम हो जाते हैं। अगर आप आंतरिक भर्ती को ही करेंगे तो संस्था में नई प्रतिभाओं की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कर्मचारी क्या होते हैं? अक्रमणीय हो सकते हैं। वे समयबद्ध पदोन्नति के लिए आश्वस्त हो जाएंगे, काम करेंगे, उनको पता है कि भाई 2 साल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, 3 साल में प्रमोशन हो जाएगा, तो थोड़ा काम कम करेंगे, आलस ज्यादा करेंगे। नई संस्था के लिए अनुपयोग है। भाई नई संस्था, उसमें आंतरिक भर्ती हो सकती है? नहीं, आज ही बनी है संस्था तो उसको बाहरी ही स्रोत पूरी करना पड़ेगा। ये कर्मचारी के मध्य यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो ये थी हमारी आंतरिक भर्ती के स्रोत क्या होते हैं और दोनों में लाभ हानि क्या क्या होते हैं। अब बात करेंगे अपन बाह्य स्रोत की। बाह्य स्रोत के अंदर सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती क्या होता है देखना। देखो, प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत संगठन के अधिसूचना बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लगाई जाती है जिसमें संस्था के रिक्त पदों का विवरण दिया जाता है। आपने काफी बार देखा होगा, पर्टिकुलर फैक्ट्री के बाहर एक इतना सा बोर्ड लगाया जाता है। इतना सा बोर्ड लगाया जाता है कि वहां पे बोला जाता है कि ये पद खाली है, दो लोग चाहिए, यहाँ पर प्लम्बर के 3 लोग चाहिए। तो ये उनके कुछ ना कुछ तो बोर्ड पे लगा दिया जाता है कि हाँ भाई हमें इतने लोग चाहिए। तो कार्य पाने के इच्छुक संस्था के बाहर आकर एक निश्चित तिथि पर एकत्रित हो जाते हैं। चयन प्रक्रिया भी उसी दिन हो जाती है। लोग इकट्ठे हो गए, पर्टिकुलर डेट पे आपने उनको बुलाया, उसी नोटिस बोर्ड पे लिखा था, वो आए, वहीं पे आपने उनका सिलेक्शन कर दिया। यह एक सामान्यतः प्रक्रिया उन पदों के लिए अपनाई जाती है जहां अप्रशिक्षु अकुशल व्यक्तियों के लिए चाहिए। भाई जहां पर अर्ध कुशल लोग चाहिए। कौन से लोग? अर्ध कुशल या अप्रशिक्षित, जिनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो लोग चाहिए, तो आप ये प्रक्रिया अपना सकते हो। अगला क्या आएगा देखना, प्रतीक्षा सूची। अगला कौन सा पॉइंट है? प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची क्या होता है? देखो, आपने कभी पहले भर्ती के स्रोत किए थे, विज्ञापन किया था, तो विज्ञापन में क्या था? 200 लोगों ने अप्लाई किया था। कितने लोगों ने? 200 लोगों ने अप्लाई किया था। आपने उनमें से सेलेक्ट कर देते 50 लोगों को। कितने लोगों को सेलेक्ट कर दिया था? 50। अभी भी आपके पास 150 लोगों का इंफॉर्मेशन पड़ी है उस फाइल के अंदर। अब आपको जब भी लोगों की जरूरत हो रही है तो आप इन 150 लोगों को ही आप फोन करके बता रहे हो कि हाँ भाई हमारे यहाँ इतने पद खाली है, आप आकर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एक नामी एक नामी व्यवसायिक इकाइयां
अनियमित आवेदकों से आए आवेदनों की एक फाइल बना देती है जिनमें उन आवेदनों को रखते हैं। ऐसे पद पाने के इच्छुक व्यक्ति मानव स्रोत के अच्छा स्रोत माने जाते हैं। एक सूची तैयार की जाती है, जब भी कोई पद रिक्त हो तो उसके लिए सूची में जांच परख कर रखा जाता है। संस्था के पास एक सूची होती है, जब भी पद खाली होता है तो उन्हीं सूची में से उनको फोन करके कभी भी उनकी बुला देते हैं कि हाँ आप फ्री हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो संस्था में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगला आता है विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा, अखबार में या टेलीविजन में या अपनी वेबसाइट्स के थ्रू ये आप विज्ञापन करके संस्था में रिक्त पदों की सूचना आप दे सकते हो। पर्टिकुलर एक दिनांक पर लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित कर सकते हो। ये सारा किसके द्वारा होगा, विज्ञापन के द्वारा होगा। समाचार पत्र में विज्ञापन, व्यावसायिक पत्रिकाओं का प्रयोग तब किया जाता है जब विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता पड़ती है। अपन को बहुत ज्यादा पद खाली है तो आप किसके एडवर्टाइजमेंट का सहारा लोगे। अधिकांश उद्योग वाणिज्य वरिष्ठ पदों के लिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इससे सबसे बड़ी एक हानि है कि आवेदकों की बाढ़ भी आ सकती है। भाई आपने कभी न्यूज़पेपर में दोगे ना तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आवेदकों की क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। उसको मैनेज करना आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। अगला देखना, रोजगार कार्यालय। पर्टिकुलर सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय अकुशल कुशल कर्मचारियों की पदों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार काफी सारे रोजगार कार्यालय चलाते हैं जहां पे कुशल और अकुशल कर्मचारियों की अपन वहीं से भर्ती कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में रिक्त पदों की अनिवार्य विज्ञप्ति रोजगार कार्यालय में कानूनन देना जरूरी है। रोजगार कार्यालय को कुछ विज्ञप्तियां कानूनी रूप से देनी जरूरी होती है। अब आती है स्थापन एजेंसी या प्रबंध परामर्शदाता। तकनीकी व्यावसायिक क्षेत्रों में निजी शाखाएं व्यवसाय निकाय महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। स्थापन एजेंसी पूरे देश में कर्मचारियों की मांग और पूर्ति में सेवाएं देती है। ये एजेंसियां बड़ी मात्रा में प्रतीक्षाओं का ब्यौरा संकलित करती है और नियोक्ता को योग्य कर्मचारी का नाम सुझाती है। देखो ये एक एजेंसी है, काफी सारी एजेंसियां होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा naukri.com वगैरह। तो ये क्या करते हैं, इनके पास पूरी डिटेल होती है किसकी, कर्मचारियों की या योग्य कर्मचारियों की डिटेल होती है। जब भी नियोक्ता को जरूरत होती है तो ये उनको सजेस्ट भी कर सकती है, ठीक है ना। या नियोक्ता भी अपना खुद का वहां रजिस्टर करके वहां पर पर्टिकुलर कह सकता है कि मुझे इतने लोगों की जरूरत है। ये एजेंसी अपनी सेवाओं का पारिश्रमिक लेती है, ये फिर पैसा भी लेती है, कर्मचारी से भी कभी कभी लेती है और संस्था से भी लेती है। व्यापक स्तर पर जांचने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, विश्वविद्यालय से भर्ती। आपको ध्यान होगा कॉलेज जब आप पास कर लेते हो तो बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, वहां पर आपका इंटरव्यू होता है, वहां से आपके कॉलेज द्वारा प्लेसमेंट होता है। विश्वविद्यालय या कोई प्रबंधक या कोई टेक्नोलॉजी संस्थान या व्यावसायिक संस्थान पदों के लिए भर्ती एक लोकप्रिय स्रोत बन गई है। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं एक करीबी संपर्क इन विश्वविद्यालय से होता है। जो बड़ी बड़ी संस्था है इनका संपर्क क्या होता है, विश्वविद्यालय से होता है। फिर वहां पर ही जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, फिर वहीं से प्लेसमेंट हो जाता है। तो एक कौन सी भर्ती हो गई, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती हो गई। अगला कर्मचारी द्वारा अनुशंसा। इसका मतलब क्या होता है, कर्मचारी खुद अपने दोस्त का रेफरेंस दे देता है। देखना, वर्तमान कर्मचारी द्वारा सिफारिश किए गए आवेदक उनके मित्र उनके संबंधी भर्ती का एक अच्छा स्रोत माने जाते हैं। ऐसे आवेदक अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले ही रेफरेंस उनको पता है, तो उनकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं करनी पड़ती, अपन को उनकी पृष्ठभूमि का पहले से ही पता होता है। जॉबर या ठेकेदार क्या होता है, देखना, जॉबर या ठेकेदार संभावित कर्मचारी मजदूर से संपर्क बनाए होता है। ठेकेदार का क्या होता है, देखो मान लो ये ठेकेदार है और इसके अंडर में बहुत सारे मजदूर का संपर्क होता है। मजदूर जितने भी होते हैं अकुशल, उनका संपर्क यहाँ होता है। तो ये जब भी ये ठेकेदार सीधा कंपनी से कांटेक्ट करता है, किससे, कंपनी से। अब कंपनी को जब भी जरूरत होगी तो ये ठेकेदार सप्लाई करेगा। 100 लोग, 100 मजदूर चाहिए, 200 मजदूर चाहिए, तो कौन सप्लाई करता है,
ये ठेकेदार करता है। तो देखना, कम समय के नोटिस पर ही वांछित संख्या में अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराने में ठेकेदार सक्षम होते हैं। मजदूरों की भर्ती इन्हीं ठेकेदारों के द्वारा होती है। इसी प्रणाली में एक कमी है कि जब ठेकेदार छोड़कर जा रहा है तो वो सारे मजदूर भी क्या होंगे, छोड़कर चले जाएंगे। अगर मान लो आपके ठेकेदार से अनबन हो गई, ठेकेदार चला गया, तो समझ लो उसके साथ में जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, वो भी चले जाएंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। विज्ञापन और दूरदर्शन के माध्यम से भी आप कर सकते हो। टीवी के द्वारा आजकल अधिक स्रोत है, वैकेंसी आती रहती है, भर्ती के स्रोत आ सकते हैं विज्ञापन और टेलीविजन। वेब प्रसारण यानी आज इंटरनेट का जमाना है, भर्ती का एक आम स्रोत बनता जा रहा है। कुछ वेबसाइट होती है जो समर्पित किए गए इच्छुक तथा नए प्रवेशकों से संबंधित सूचनाएं देती है। वेबसाइट के थ्रू, वेब प्रसारण के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भर्ती के बाहरी स्रोत के क्या दोष हैं और क्या लाभ है। तो याद रखना, सबसे पहले उसके क्या लाभ थे। उसके लाभ थे कि कम खर्चीली थी, पैसा बहुत कम लगता था। बट बाहरी स्रोत में पैसा सबसे ज्यादा लगेगा। आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेंगे, लोग आएंगे तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, ये सब खर्चीली प्रक्रिया है। तो देखना, पहला आता लाभ, फिर आता दोष। यहां पर आपको योग्य कर्मचारी की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, उनमें से आपको योग्य कर्मचारी की सूची यहीं से मिलती है। यहां पर आपको विकल्प भी बहुत विस्तृत मिलेंगे, क्योंकि आपको 10 लोगों में से छांटना नहीं है, आपके पास बाढ़ आएगी लोगों की आवेदन की, तो यहां पर आपको बहुत सारा विकल्प मिलेगा। नई प्रतिभाओं का भी संस्था में प्रवेश होगा। प्रतियोगिता की भावना विकसित होगी कर्मचारियों के मध्य। अब इसके कुछ दोष हैं। कर्मचारियों में असंतोष की भावना। देखो, अगर आप मान लो मैनेजर की पोस्ट खाली है, आपने बाहर से आप कह रहे हो कि आओ इस मैनेजर की पोस्ट को फिल करते हैं, तो जो अंदर से पहले काम कर रहे थे 10 साल, 15 साल, 5 साल से, तो उनमें क्या होगा, असंतोष की भावना जागृत होगी। और कौन सी सौदा, ये महंगी प्रक्रिया है, इसमें लागत भी ज्यादा आती है और समय भी आता है, बहुत सारा पैसा भी पत्रों को छांटने में लग जाता है। तो ये थे भर्ती के कुछ आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। आंतरिक और बाहरी स्रोत के हमने लाभ और दोष दोनों का अध्ययन किया। ये कौन कौन से स्रोत होते हैं, इन सबका भी अपन ने अध्ययन किया।